Ma'am, the meeting is live on Facebook. We may start. Okay, I'm starting then. Good morning, everyone. I welcome you all to the webinar on language technology and role of literature departments in India, organized under the aegis of Internal Quality Assurance Cell of Atmaram Sanatan Dharma College. On behalf of IQAC, I welcome our guest speaker, Dr. Narayan Kumar Chaudhary, Assistant Director, Central Institute of Indian Languages, Department of Higher Education, MHRD, Government of India. Sir, we are really honored to have you with us and glad that you took our time for us from your busy schedule to speak on such a relevant topic. Now I invite the principal of our college, Dr. Gyantosh Kumar Jha, under whose able guidance we were able to host numerous webinars in the lockdown period. I invite Sir to welcome the guest and say a few words of encouragement to all of us. Thank you so much, Vinita. Good morning to all. Dr. Narayan Kumar Chaudhary and all the participants. On behalf of Atmaram Sanatan Dharma College, I welcome you all in this webinar on a very relevant topic, language technology and role of literature department in India. It's a great pleasure for me welcoming Dr. Narayan Kumar Chaudhary in this webinar, who has given us his valuable time to deliver his lecture on a very relevant and interesting topic. In fact, being a student of literature and language, I'm also very eager and interested to know what are the language technology for all of us in our research, in our teaching methodology, which we can adopt. So thank you, Dr. Narayan Kumar Chaudhary, for giving your consent for delivering this lecture. I congratulate my webinar team, especially Dr. Vinita Puli and all the members of the webinar committee who have arranged this webinar for all of us. Thank you so much. Thank you, sir. Now I hand over to Dr. Sridharam to carry forward the program. धन्यवाद डॉक्टर तुली मैम। दोस्तों, प्रतिभागी विद्वानों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका संबंध कहीं न कहीं से हम सब का है, चाहे हम किसी भी अनुशासन में पढ़े हों या पढ़ाते हों या शामिल हों। भाषा एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा प्रश्न है जिससे सबका हम सबका पड़ता है। अब तो हमारी नई पीढ़ी वो कहावत भी भूलने लगी है जिसमें कहा जाता था कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। ये माना जाता था कि भारत में 1652 मातृभाषाएं हैं। पता नहीं आज कितनी मातृभाषाएं बोली जा रही हैं। एक सर्वे के अनुसार 780 भाषाओं में से लगभग 480 भारतीय भाषाएं डेंजर जोन में हैं और दुनिया की लगभग 6000 भाषाओं में से 4000 भाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं। एक भाषा के मरने का अर्थ होता है एक पूरी सभ्यता, एक संस्कृति का अंत हो जाना। हम जानते हैं कि भारतीय भाषाओं पर औपनिवेशिक काल से जो संकट व्याप्त हुआ वो ग्लोबलाइजेशन तक आते आते और गहराता गया। आजादी के बाद, आजादी से पहले भारत में पहला भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1894 से 1928 के बीच किया था, 364 भाषाओं को लेकर के। आजादी के बाद भी हम ऐसा कुछ कर नहीं सके। प्रोफेसर जीएन देवी और कुछ लोगों ने इसमें प्रयास जरूर किया है। हमारे एक से एक शिक्षा शास्त्री और दार्शनिकों, लेखकों ने अपने शोध के आधार पर यह सुझाव दिया था कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उन्हें अपनी मातृभाषाओं में मिलनी चाहिए
जिससे कि वे भविष्य में वैज्ञानिक और दार्शनिक बन सके। प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल कहा करते थे कि हमने अपनी मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देने से वंचित कर दिया, परिणाम स्वरूप हमारे बच्चे वैज्ञानिक कम और मैकेनिक ज्यादा बनते हैं। बहरहाल इन्हीं सब परिदृश्य और के बीच हम भारतीय भाषा और साहित्य के संवर्धन और उसे बचाए रखने के लिए तकनीकी की क्या भूमिका हो सकती है, इसी विषय पर आज हमारे विद्वान वक्ता डॉक्टर नारायण चौधरी अपना व्याख्यान देंगे। डॉक्टर नारायण चौधरी भारतीय भाषा संस्थान CIL मैसूर, जो भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित संस्थान है और जो भारतीय भाषाओं के विकास संवर्धन के लिए समर्पित है, इस संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर और शोध अधिकारी हैं। वे इस संस्थान के सहायक निदेशक भी हैं। डॉक्टर चौधरी मुख्य रूप से एक भाषाविद हैं जिन्होंने भारत की कई भाषाओं पर पिछले 2 दशक से कार्य किया है और वे लगातार कार्य कर रहे हैं। आपकी विशेषज्ञता भाषाई तकनीकी के विकास में है। आपने अपने PhD शोध के दौरान जब तू ऑफ करेगी अपने नियमबद्ध तरीके से हिंदी के क्रियापदों की स्वतः पहचान के लिए कार्य किया। डॉक्टर चौधरी का शोध भारत की सभी भाषाओं पर है, जिसमें हिंदी प्रमुखता से है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में MPhil PhD करने के बाद डॉक्टर नारायण चौधरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी कई वर्षों तक एक भाषा अभियंता NLP इंजीनियर के तौर पर कार्य किया है। भाषा के क्षेत्र में डॉक्टर चौधरी जी के इतने कार्य और प्रकाशन हैं कि उसे यहाँ एक एक कर गिनाना संभव नहीं। उन्होंने अब तक कई दर्जन पुस्तकों का लेखन, संपादन और सहलेखन किया है। इनके शोध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं, देश और विदेश भर की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छप चुके हैं। एक भाषा विज्ञानी के रूप में डॉक्टर चौधरी ने JNU, IIT कानपुर सहित कई संस्थाओं में काम किया है। आज इनका व्याख्यान इस विषय को हमारे सामने व्याख्यायित करेगा कि सूचना क्रांति के इस समय में जो भाषा तकनीकी के साथ नहीं चलेगी, वो निसंदेह हाशिए पर चली जाएगी। आज के अपने इस व्याख्यान में डॉक्टर चौधरी हमें विस्तार से बताएंगे कि भारतीय भाषा और साहित्य के संदर्भ में तकनीकी की उपयोगिता के द्वारा कैसे हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर नारायण चौधरी जी को अपने व्याख्यान के लिए। धन्यवाद श्रीधरम जी, बहुत अच्छा परिचय देने के लिए, और धन्यवाद प्रिंसिपल ज्ञानतोष झा जी को कि उन्होंने हमें इसके लिए आमंत्रित किया। विनीता तुली जी जो इसको शायद कन्वीन कर रही हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं। आशा है कि मेरे इन विचारों से आप लोगों को कुछ जानकारी, नई जानकारी मिलेगी, जिससे कि संभव है कि हम भारतीय परिदृश्य में जो हमारे भाषाई परिदृश्य है वो थोड़ा बदलेगा और इसमें थोड़ा सुधार आएगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लूं क्या? मेरे पास एक PPT है। बिल्कुल बिल्कुल जी। I would like to just get that. Okay, ठीक है। Share screen. दिख रहा है? जी 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 दिख रहा है। ये बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है? फुल स्क्रीन में है, नहीं है? स्लाइड शो नहीं दिख रहा है, सिर्फ इंडिविजुअल स्लाइड्स दिख रही हैं अभी। विजुअल स्लाइड्स दिख रही हैं।
अब दिख रहा होगा? Now it's visible. Yes, yes. ओके गुड। तो जैसे कि मुझे बताया गया है कि हमारे पार्टिसिपेंट में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो हिंदी समझने वाले हैं और अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा ये ना हो, तो मेरा स्लाइड मैंने अंग्रेजी में तैयार किया है, बट आई विल ट्राई टू स्पीक बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी टू मिक्स इट टुगेदर। Okay, so the talk, as Dharamji said, that we want to talk about language technology and the role of literature departments in India. I will speak further on why I selected this particular topic. When we call literature departments, we usually understand that there are more than 40,000 colleges in India, and all of the colleges have more than one language department. So they have Sanskrit department, they have Hindi department, and in regional areas, they have the regional language department. So we have Tamil department, Kannada department, Assamese department. All these departments are there across India, and they are all working particularly on literary aspects. So how can we leverage the manpower that we have in these areas to help us get this area of language technology to the fore? एक और बात जो पिछले कई सालों से यहाँ पे चल रही है और सरकार में बहुत ही उच्च स्तर पे इस बात का विचार विमर्श होता है कि भारतीय भाषाओं में तकनीक का विकास उस स्तर पे क्यों नहीं हो रहा है जिस स्तर पे मान लीजिए कि अंग्रेजी में हुआ है। कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, आपका मोबाइल, चाहे कोई पढ़ा लिखा ना हो, अंग्रेजी बिल्कुल समझ में नहीं आती हो, तब भी उसका मोबाइल का इंटरफेस अंग्रेजी में होता है या इवन हिंदी में होता भी है। तो अधिकांश जो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं, जो जैसे प्रूफिंग का हुआ, स्पीच टू टेक्स्ट का हुआ, आप मोबाइल से बात करते हैं, ये सारी चीजें भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं उपलब्ध होती हैं? हम ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, इधर से मैं आपको तमिल में बोलूं, उधर से आपको समझ में आए हिंदी में, आपका मोबाइल उसको ऑटोमेटिक ऑन द फ्लाई ट्रांसलेट करके आपको बता दे। इस तरह की टेक्नोलॉजी कई सारी भाषाओं में आ चुकी है, जिसमें कि अच्छा एप्लीकेशन हो चुका है। मान लीजिए कि आप अंग्रेजी और जर्मन में यदि आप ट्रांसलेट करवाना चाहें तो ऑन द फ्लाई मोर देन 98% की एक्यूरेसी के साथ सर्विस आपको मिलेगा कुछ गिवन डोमेन्स में। और इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, एंड दे आर अवेलेबल फॉर कमर्शियल एज वेल एज पब्लिक यूज। इस तरह की चीजें भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं है, इस बात का विमर्श होता है बड़े ही उच्च स्तर पे। पिछले साल नहीं, 2018 में सुषमा स्वराज जी की के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि भारत सरकार के कई सारे कैबिनेट मंत्री थे, जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, HRD के मंत्री सारे थे। साथ साथ उन्होंने बहुत सारे जो हमारे भारत में जो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले लोग हैं, जैसे पुष्पक भट्टाचार्य हुए, राजीव संगल हुए, और भी जो वो CDAC के लोग हुए, इंडस्ट्री के लोग हुए जो इसमें काम करते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के लोग, हम भी गए थे उसमें। तो इन सब की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बात चली कि भाई इतने सालों से भारत में यदि हम लैंग्वेज टेक्नोलॉजी पे देखें तो हम सरकार ने इन्वेस्टमेंट करीब पिछले 30 से 40 साल के आसपास से कर रही है। सबसे पहले CDAC ने काम शुरू किया था, उसके बाद से TDL नाम की एक संस्था है, वो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से एस्टैब्लिश की गई। और भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, उन यूनिवर्सिटीज को बोला गया कि आप लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, दैट यू डेवलप, एंड वी विल ट्राई टू कम अप विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन इंडियन लैंग्वेजेस। लेकिन जो डिमांड थी सुषमा स्वराज जी का जो कथन था उस समय का, वो उनका कहना था कि
पार्लियामेंट में हम भाषण देते हैं या फिर किसी और मीटिंग में कोई एक नेता एक चीज में भाषण देता है, तो ऑन द फ्लाई द सेम थिंग शुड गेट ट्रांसलेटेड एंड ब्रॉडकास्टेड इन ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस ऑन द फ्लाई, यानी कि और ऐसा संभव है, लेकिन भारतीय भाषा में ऐसा नहीं हुआ है। और इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए वो मीटिंग बुलाई गई थी। अब समस्या ये आई कि भैया इतने सालों से हम लोग काम तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्यों नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि भाई हमारे पास जो रिक्वायर्ड डेटा है, जिसके आधार पर हम मशीन को ट्रेन करते हैं, मशीन को बताते हैं, कंप्यूटर को सिखाते हैं कि इसका मतलब ये होता है, इसको ऐसे ट्रांसलेट करो, इसको ऐसे ट्रांसलेट करो। ये इसके लिए जो प्रमुख तौर से जो मुझे डेटा चाहिए, वो डेटा मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो उस डेटा को यदि हम बना लें तब हम कर सकते हैं। अब इस तरह का डेटा कहाँ से आएगा? तो ये डेटा किसी इंजीनियर का काम नहीं है। कोई इंजीनियर कितना भी कोशिश कर ले, ही इज नॉट ए लैंग्वेज एक्सपर्ट, उसे भाषा की इन डेप्थ जानकारी नहीं है और सारी की सारी चीजें वो कर भी नहीं सकता है। इसके लिए हमें चाहिए कि भाषा के जानकार लोग इस पे काम करें, साथ के साथ इसमें जो आम आदमी है, आम आदमी की सहभागिता भी हो, और इसको सुपरवाइज करने के लिए जो भाषा के लोग हैं, चाहे वो लिटरेचर डिपार्टमेंट के हो, लैंग्वेज डिपार्टमेंट के हो, लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट के हो, या किसी और विषय के हो, उनका भी योगदान होना चाहिए। तो ये एक मुख्य बात है जो उभर के आई, और इसका समाधान करने के लिए DIT भी बहुत सालों से काम है, पिछले 1.5 साल से काम कर रही है कि भैया अब हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए जो इंजीनियर्स को जितने भी पैसा देना था हमने दे दिया, लेकिन वहां से टेक्नोलॉजी तो बन के आ गई, लेकिन मेरे पास डेटा नहीं है। अब डेटा नहीं है तो डेटा बनाने के लिए मुझे अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और वो उस पर काम कर रहे हैं। और मेरा आज की टॉक का एक उद्देश्य ये भी है कि लिटरेचर डिपार्टमेंट को इस बात की तरफ सेंसिटाइज किया जाए कि भैया आप खाली लिटरेचर पे काम मत करें। Do not work only on the literary aspect. Do not work only on the poetry and prose and literary criticism or stylistics. You move ahead from here, get into the grammar of that language, get into the linguistic analysis of that language, and develop resources that are required for a better analysis, better understanding of the respective languages. अब इसी को लेकर के मेरा टॉक है। मैं समय मेरे हिसाब से लगता है बहुत ज्यादा नहीं है, और स्लाइड भी मेरे कम ही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी मैं करूं। ये है मेरे टॉक का आउटलाइन कि भारत में भारतीय भाषाओं का स्टेटस क्या है यदि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए। उसके बाद से लैंग्वेज टेक्नोलॉजी अपने आप में होती क्या है, थोड़ी सी बात करूंगा। और जो लिटरेचर डिपार्टमेंट्स हम हैं, मैं इसको अक्सर लिटरेचर डिपार्टमेंट कह रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि दे शुड एक्चुअली बी लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट। तो उनकी वर्तमान की गतिविधियां क्या है, एंड व्हाट आर द न्यू एक्टिविटीज दैट दे कैन डू, एंड व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स दैट दे कैन गेट आउट ऑफ इट। और फिर उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, उनके पास जो मैन पावर है, बड़ी क्या कहते हैं मानव संसाधन है, ज्यादा लोग हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज करके लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए हम रिसोर्सेज तैयार करें। और लास्ट में यदि समय रहा तो इस तरह के कुछ रिसोर्सेज का एक सैंपल भी मैं आपको दिखाऊंगा। श्रीधरम जी बता रहे थे हमारे भारत में 1652 भाषाएं हैं। 1652 भाषाओं का जिक्र उन्होंने किया, तो ये 1652 का जो आंकड़ा है 1961 का जो सेंसस ऑफ इंडिया आया था, 1961 का सेंसस ऑफ इंडिया, उसमें निकल के आया था। लेकिन सेंसस ऑफ इंडिया 1961 के बाद से इस तरह से 1651 भाषाओं का लिस्ट नहीं निकालती है। वो सिर्फ उतने ही भाषाओं का लिस्ट निकालती है जिसको कि 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो सेंसस ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में वी हैव ओनली 121 लैंग्वेजेस। सबसे पहले मैंने 700 से ज्यादा भाषाएं मैंने बताई हुई। ये एक एस्टिमेट है, ये कोई एक्चुअल फिगर नहीं है, ना ही CIL इसको रेकमेंड करती है,
ना ही कोई और इसको अभी का ऑफिशियल फिगर कह रहा है, लेकिन एक अनुमान है कि हाँ 700 से ज्यादा भाषाएं भारत में हो सकती हैं, जिसमें कि एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस भी हैं, 10,000 से कम भाषाओं को बोलने वाले भाषाएं भी हैं। इन भाषाओं में से इन 121 में से 22 भाषाओं को शेड्यूल्ड भाषा का दर्जा दिया गया है। उनको हम कह सकते हैं कि दे आर आवर मेजर लैंग्वेजेस। अब एक और नंबर है 1369, 1369. This 1369 are the number that is given by Census of India as the rationalized mother tongue. And when they say mother tongue, that mother tongue means that there might be some difference from one sub-language to the other language. Let's say, for example, when we say Hindi, तो हिंदी में कुल मिलाकर के 56 मातृभाषाओं को साथ में इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कि राजस्थानी, भोजपुरी, मगही, हरियाणवी, ये सब हिंदी के अंतर्गत आती हैं। सेंस ऑफ इंडिया जो निकाल के लेके जाती है उसमें उसी तरह से निकाल के लेके जाती है। और यदि आम आदमी की तरफ से पूछें कि आम आदमी कितने भाषाएं बोलते हैं, तो वो अपना सभी लोग अपना अपना अलग अलग नाम बताते हैं। और सेंसस ऑफ इंडिया के पास जो सर्वे हुआ उसमें जो उनके पास से नाम आया था, उनके पास कुल 19,569 नाम आए। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी भाषाएं तो भारत में है नहीं, पक्का है, लेकिन लोगों ने कहा इसका मतलब है कि लोग अपने क्षेत्र के हिसाब से बोलते कुछ भी हो, उसका नाम कुछ अलग है। भले ही वो बोलते हो हिंदी, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं मेरी भाषा का नाम मालवी है या कुछ और है। तो एक ही भाषा के कई सारे नाम हो सकते हैं। एंड इसके कई सारे सब लैंग्वेजेस भी हैं, जिस सब लैंग्वेज को आप बहुत लोग कहते हैं कि डायलेक्ट है, लेकिन डायलेक्ट इस एक पॉलिटिकल टर्म हो जाता है, इसलिए लोग उसको बोलना नहीं चाहते हैं। और कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उसके मुताबिक से इंडिया यानी कि भारत जो है पूरे विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा भाषाओं वाला देश है। ये है एथनोलॉग का डेटा है। अब एथनोलॉग एक लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका से ऑपरेट करती है, और उनका काम मुख्यतः यह है कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का एक बेसिक डेटा इकट्ठा करना और फिर उनको क्लासिफाई करना, बताना कि वो एक लैंग्वेज है कि नहीं है। उनके मुताबिक से भारत में कुल मिलाकर के 467 भाषाएं हैं, जो कि पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया और नाइजीरिया से कम है, लेकिन यूएस, ऑस्ट्रेलिया और चाइना से ज्यादा है। यानी कि इंडिया इज द 4th मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। अब ये सब लैंग्वेज का मसला भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, खास करके लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के मामले में। अब किसी को आप डायलेक्ट करके कहते हैं कि आप खारिज कर देते हैं। भोजपुरी अभी भी कोशिश कर रही है कि भाई मुझे 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया जाए। राजस्थानी कह रही है कि भाई मुझे भी 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया जाए। तो ये सारी सब उनके पास भी अपना रीजन है ये कि भैया मेरी जो भाषा है वो हिंदी से अलग है। वो जो बोलते हैं वो एग्जैक्टली मैं समझ नहीं पाता हूँ, और मैं जो बोलता हूँ वो एग्जैक्टली हिंदी स्टैंडर्ड जो बोलने वाले हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो ये उनका एक पॉलिटिकल है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो हमें उन सभी को कैप्चर करना है, चाहे कोई भी डायलेक्ट क्यों ना हो। मान लीजिए कि आप कंप्यूटर को बोल करके कुछ आदेश देना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि भैया मेरे लिए रास्ता दिखाओ, तो स्टैंडर्ड हिंदी में आप कहेंगे मेरे लिए रास्ता दिखाओ। लेकिन यदि आप भोजपुरी में कहेंगे मेरे लिए रास्ता दिखाओ, देन यू विल हैव टू चेंज योर लैंग्वेज अ बिट सो दैट इट लुक्स लाइक Bhojpuri. So computer has to have the knowledge of Bhojpuri to answer you in that, and we need to ensure that we get that. If we don't get that, we will be missing crores of people who speak Bhojpuri. We will be missing millions of people who are speaking Rajasthani. We will have to take care of all of them. तो ये जो 121 भाषाएं हैं, हर एक भाषा में यदि आप सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा शीट उठा करके देखें तो उसमें देखेंगे हर एक भाषाओं का अलग अलग सब लैंग्वेज है। जैसे कि हिंदी में के 56 सब लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह से यदि आप कन्नड़ा के को देखें तो कन्नड़ा में 4 सब लैंग्वेज को ऐड किया गया है। बंगाली के पास 3 है, गुजराती में 5 है, कोंकणी में 5 है, मैथिली का 4 है, ओडिया 4,
तमिल का 5, और इसी तरह से हर एक भाषाओं का अपना अपना एक सब लैंग्वेज जो सबको कैटेगराइज करती है, उनका एक रैशनल है, उस रैशनल के मुताबिक, और सबको एक साथ करके बताती है कि ये सारे के सारे भाषाओं को हम तमिल में इंक्लूड करके चल रहे हैं। अब एक चीज है जिसको हम कहते हैं वाइटैलिटी स्कोर। ये वाइटैलिटी स्कोर एंडेंजर्ड लैंग्वेज के हिसाब से लाया जाता है। अब ये स्कोर क्या है कि कोई भाषा, भारत में पूरे विश्व में 7,000 से ज्यादा भाषाएं हैं, लेकिन सभी भाषाओं की स्थिति वही नहीं है जो अन्य की। अब जैसे अंग्रेजी को आप कहें तो अंग्रेजी दुनिया में अभी कह सकते हैं कि हाँ टॉप मोस्ट पे है। उनका जो स्तर है वो स्तर बाकी सारी भाषाओं से सबसे ज्यादा ऊपर है, क्योंकि वो बहुत सारे डोमेन में यूज होते हैं, बहुत सारे लोग उसको सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे यूज करते हैं, बिजनेस के तौर पे यूज होता है। तो इन सारी बातों को मिलाकर के एक वाइटैलिटी स्कोर का एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज करती हैं, जैसे कि एथनोलॉग है और यूनेस्को है। ये 10 पॉइंट का एक स्केल होता है, जिस स्केल के मुताबिक से आप किसी भी भाषा के स्ट्रेंथ का डिसाइड करते हैं। यदि किसी भाषा का स्कोर 10 है, इसका मतलब हुआ कि वो भाषा मर चुकी है, उसको बोलने वाले अभी कोई नहीं है। लेकिन किसी भाषा का स्कोर यदि 1 है, इसका मतलब वो भाषा एकदम पूरा स्ट्रांग है। अब यदि आप भारत सरकार से पूछे, चूंकि हम भी भारत सरकार में हैं, तो हमसे यदि आप पूछेंगे ऑफिशियली, तो मैं कहूंगा कि भारत में कोई भी एक्सटिंक्ट लैंग्वेज नहीं है। देयर इज नो लैंग्वेज दैट हैज गॉन एक्सटिंक्ट इन इंडिया बिकॉज वी हैव नो ऑफिशियल फिगर एंड वी डू नॉट डिक्लेयर एनी सच थिंग। लेकिन यदि आप एथनोलॉग के डेटा को माने, तो उनके मुताबिक भारत में 13 भाषाएं पिछले 50 सालों में कह सकते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनके बोलने वाले अभी कोई नहीं है, जिसमें कि 10 भाषाएं अंडमान की हैं और 3 मेनलैंड इंडिया की है। एक नागरचल है जो कि मध्य प्रदेश में है, नोरा भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती थी और तुरुंग आसाम में बोली जाती है। इनको एथनोलॉग ने कहा है कि दे आर एक्सटिंक्ट एंड दे आर नो लॉन्गर बीइंग स्पोकन। एथनोलॉग के हिसाब से ये देखा जाए तो बाकी सारे देशों का क्या हाल है, तो ये भी मैं बता दूं आपको कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले 50 साल में 177 भाषाएं एक्सटेंट हुई हैं, ब्राजील में 20, इंडिया में 13, यूएस में भी 13 और इंडोनेशिया में 12। अब ये भारत की जो भाषाएं हैं उनका स्कोर क्या है, तो हिंदी को एथनोलॉग के मुताबिक से हिंदी का स्कोर 1 है। अब आप कह सकते हैं कि हिंदी का स्कोर 1 है तो ऑफ कोर्स इंग्लिश का भी स्कोर 1 है। अब ये कह सकते हैं कि क्या आप कह सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम स्टेटस पे हैं? कुछ मामलों में कह सकते हैं कि हाँ भाई हाँ है, लेकिन बाकी सारे मामलों में नहीं। यदि आप टेक्नोलॉजी को लेकर के जाएं तो ये स्कोर आपके वहां पे काम नहीं करेगा। इसलिए ये स्कोर एग्जैक्टली आपको बताता नहीं है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से यदि आपके पास एंडेंजरमेंट है तो वो कैसे काम करेगा। दूसरा कि भारत के बाकी सारे जो लैंग्वेज हैं वो सारे के सारे 2 से कम के हैं। 16 भाषाएं हैं जो कि जिनका स्कोर 2 है, लेकिन इसके साथ ही ये 16 शेड्यूल लैंग्वेज है, लेकिन 2 और लैंग्वेज हैं जिनको कि स्कोर 2 मिला हुआ है। गारो और खासी, ये दोनों भाषाएं मेघालय में बोली जाती हैं और मेघालय की जो ये दोनों ट्राइब हैं, ये दोनों ट्राइब खूब अच्छी तरह से इन भाषाओं को बोलते हैं और लिखते भी हैं, इसलिए इनको स्कोर 2 मिला हुआ है। बाकी सारी भाषाएं 3 या उससे नीचे की हैं। ये स्कोर आपको दिखा रहा है, ये एक जनरल सा फिगर है कि आपके पास 2 नेशनल लैंग्वेज हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश है बेसिकली। प्रोविंशियल लैंग्वेजेस 18 हैं जिसको कि 2 का स्कोर मिला हुआ है। 3 जो है 12 भाषाएं ऐसी हैं जो कि वाइडर कम्युनिकेशन में है, इस तरह से निकल के जा रही हैं। सेकंड के स्तर पे 238 लैंग्वेजेस हैं। ये एथनोलॉग का डेटा है, इसको आप पूरी तरह से मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट मोटा मोटी एक तरह का फिगर ऐसा निकल के आ रहा है। अब हमें इन भाषाओं को संरक्षित करने का प्रयास क्यों करना चाहिए, इसका क्या तरीका हो सकता है? कि सबसे पहला तो रीजन ये है कि हर एक भाषा में
भाषा का अपना एक अलग नॉलेज सिस्टम होता है। यदि आप उस भाषा को, यदि वो भाषा खत्म हो जा रही है तो आपका वो नॉलेज सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ उस भाषा में जो समाहित ज्ञान है वो ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। और भाषा के खत्म होने से उनका कल्चर खत्म हो जाएगा, उनका कस्टम खत्म हो जाएगा, उनसे जो सीख मिलती थी वो सारी खत्म हो जाएंगे, और इस तरह का एक नुकसान होगा। और ये नुकसान सिर्फ उसी कम्युनिटी को नहीं होगा, बट इट विल बी अ लॉस टू ऑल ऑफ द ह्यूमन नॉलेज सिस्टम। अब इसका एक सिंपल सा उदाहरण यदि मैं आपको बताऊं तो खासी is a language where you have 20 different words for walking. अब walking को यदि आप हिंदी में कहेंगे तो कैसे कहते हैं आप? आपके पास चलना है, दौड़ना है, मेरे हिसाब से शायद यही दो शब्द है। लेकिन इसके अलावा और कोई, इंग्लिश में आपका रन है, वॉक है और मे बी स्ट्रॉल है। बट in Khasi you have more than 20 words. Now say for example if you are going up the hill there is a different word for that. If you're going down the hill there is a different word for that. अब ये नॉलेज जो है सो खत्म हो जाएगा यदि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉकिंग पोस्चर्स को यदि हम याद ना रखें। स्कीमो में स्नो के लिए देयर आर मोर देन 50 वर्ड्स। नाउ these 50 words are not just words, these are actually classification, and classification you know is a knowledge system. जिस तरह से आप ह्यूमन क्या कहते हैं, आप एनिमल स्पीशीज को क्लासिफाई करते हैं और उसको कई सारे क्लासेस में डिवाइड करते हैं सो दैट योर नॉलेज अबाउट द ह्यूमन स्पीशीज और द एनिमल स्पीशीज ग्रो। सेम चीज यहाँ पे स्नो के बारे में है। उस पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नो। यदि एस्किमो लैंग्वेज को आप लूज कर जाते हैं देन यू विल लूज दैट क्लासिफिकेशन आल्सो, और दैट क्लासिफिकेशन मींस knowledge, that knowledge will also be gone. So it is very pertinent that we should protect our languages. ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव लेवल में मैं कह के चल रहा हूँ। पॉलिटिकल लेवल पे एंड अदर लेवल पे जो भी है that I do not want to talk about, you already know. Language and identity has always been a big issue. अब इसमें लैंग्वेज टेक्नोलॉजी पे हम जाते हैं कि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी क्या है। ये सिंपल सी बात है कि आप किसी इस तरह की सुविधा की बात करें जो कि आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध हो और वो टेक्नोलॉजी हो, तो वो आपकी तरह लैंग्वेज टेक्नोलॉजी होगी। अब इसमें सिंपल से उदाहरण हो सकते हैं कि आप मोबाइल पे टाइप करते हैं तो टाइप करते वक्त आपको सजेशन देता है, तो आपका वो सजेशन आपकी अपनी भाषा में हो और वो सजेशन अच्छा हो ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा अच्छी हो। दैट इज टूल। आप कंप्यूटर पे लिख रहे हो, ईमेल कर रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, कोई पुस्तक तैयार कर रहे हो, उसमें आपके लिए स्पेल चेकर की सुविधा हो, तो स्पेल चेकर होगा तो भी एक टेक्नोलॉजी है। डिक्शनरीज होगी अलग अलग लैंग्वेज पेयर्स में, और ये डिक्शनरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किताबों में छपी हुई डिक्शनरी। ये दीज डिक्शनरीज शुड बी समथिंग दैट इज इंटीग्रेटेड विद अदर टूल्स। अन्य प्रकार के भाषाई संसाधन हुए, जैसे कि आपका मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम। आप हिंदी से तमिल में करना चाहते हैं, हिंदी से असमीज में करना चाहते हैं, जरूरी है कि हिंदी से इंग्लिश में ही करें। हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए हाँ गूगल ने एक बना दिया है, वो थोड़ा बहुत काम भी कर रहा है, लेकिन बाकी सारी भाषाओं के लिए तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लैंग्वेज लर्निंग कोर्सेज हो सकते हैं, मूक हो सकते हैं, टूल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप पूरा का पूरा इंटरेक्शन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कर रहे हैं। जैसे कि आप स्मार्टफोन से बात करें, आप अपने फोन को कहें कि भैया मुझे वहां जाना है, मेरे लिए ये काम कर दो, इसको ये ईमेल डाल दो, इसको ये मैसेज भेज दो। ये सारी चीजें आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध हो। ये हो गए आपके एआई वाले टूल्स। अब अलग अलग प्रकार के टूल्स हो सकते हैं। कुछ होते हैं जो कि टेक्स्ट आधारित टेक्नोलॉजी होते हैं। अब स्पेल चेकर, ग्रामर चेकर, टेक्स्ट समराइजिंग, सर्च इंजन,
सर्च इंजन आप जब आप गूगल पे जाते हैं तो आपको या तो इसका हिंदी का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा, या फिर कुछ सिलेक्टेड लैंग्वेजेस हैं, बाकी सारे लैंग्वेजेस में सर्च इंजन नहीं है, तो उसके भी हो सकते हैं। मशीन ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर सिस्टम्स, प्लेगियरिज्म डिटेक्शन, ऑटोमेटेड लीगल कंसल्टेशन। आप लीगल कंसल्टेशन भी करते हैं। आप किसी वकील के पास जाते हैं तो वकील के पास जो अभी का जो तरीका है भारत में, तो अभी वही चल रहा है कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, वो कंप्यूटर का उतना ज्यादा लेवरेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली ये भी आगे बढ़ रहा है। कई सारे देशों में ये सिस्टम आ चुका है कि लीगल एडवाइस जो कोई देता है या एविडेंस की जो छानबीन होती है वो ऑटोमेट हो चुकी है, बिकॉज एवरीथिंग यू हैव इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। इसी प्रकार से फिर अलग अन्य कई प्रकार के डेटा एनालिटिक्स है। अब डेटा एनालिटिक्स क्या है? आप कोई मार्केटिंग कर रहा है, आप ईमेल करते हैं, ईमेल किसी को आपने कुछ कर दिया तो गूगल का जीमेल है, जीमेल आपको उसी तरह का एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर देगा। आप गूगल पे कोई चीज सर्च कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपने सर्च कर लिया आई वांट टू बाय अ सैमसंग स्मार्ट टीवी, तो अगले एक हफ्ते तक आपके पास एडवर्टीजमेंट आता रहेगा कि हाँ भाई ये सैमसंग का स्मार्ट टीवी है, ये एलजी का स्मार्ट टीवी है, यू बाय दिस, यू बाय दैट। ये डेटा एनालिटिक्स है जो कि सिर्फ मार्केटिंग में ही नहीं है, बल्कि मार्केटिंग के अलावा और भी कई सारे डोमेन में इसका यूज होता है। और इस सब के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, और आपकी भाषा का यदि डेटा है उसके पास, देन दे वुड बी एबल टू डू इट देयर। इसके बाद फिर स्पीच बेस्ड टेक्नोलॉजी आती है कि यदि आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स है कि सीधी सी बात है तो उसको योर लैंग्वेज हैज टू बी अंडरस्टूड, लेकिन जब भी आप स्पीच पे जाएंगे तो टेक्स्ट इज इंक्लूडेड। फर्स्ट इज टेक्स्ट, स्पीच कम्स ओनली आफ्टरवर्ड्स। So if you don't have a good resource in text, your speech is not going to work properly. So speech recognition हो सकता है, स्पीच आप कंप्यूटर को कुछ बोले वो आपका टाइप कर दे, या फिर कंप्यूटर को कुछ बोले, यदि आप कंप्यूटर को कोई चीज सर्च करने के लिए कह रहे हैं बोल के, then what they have to do first, they have to convert your speech into text, then search it, and then the result is given to you. फिर इमेज बेस्ड टेक्नोलॉजी भी आती है जिसमें कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है सो बेसिक है कि इफ यू हैव एनी प्रिंटेड मटेरियल और हैंड रिटन मटेरियल in your language, you simply get it scanned and computer is going to interpret it and create a computer readable text out of it. फिर image reading and interpretation के कोई इमेज है, इमेज को कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि this image is saying this, and the same thing is being interpreted and told to you. Let's say if you are searching for a particular kind of a picture, you simply search with text, and that text would be in your language, and the image will come only if your language is supported by that image search. अब हमारे पास अलग अलग तरह के रिसोर्सेस भी रिक्वायर्ड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये कई सारे हैं, इसमें टेक्स्ट कॉर्पोरा है, लेक्सिकॉन है। लेक्सिकॉन मतलब का सिंपल लिस्ट ऑफ वर्ड्स भी यदि आप तैयार कर लेते हैं कि हिंदी में क्या आपके पास डू हैव हाउ मेनी वर्ड्स डू यू हैव दैट यू कैन कंसीडर दैट दे आर वैलिड वर्ड्स। अब हिंदी में कितने सारे वर्ड हैं लोगों को नहीं पता है। डिक्शनरी को आप उठा के लेके जाएंगे तो डिक्शनरी में आपको सिर्फ रूट वर्ड्स ही मिलेंगे, बट व्हाट अबाउट इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल वर्ब। अब किसी डिक्शनरी में आपको जाना मिलेगा लेकिन जाऊंगा नहीं मिलेगा। लेकिन जाऊंगा को आप किस तरह से लिखते हैं? अब जा ऊ के ऊपर अनुस्वार लिखेंगे एंड देन गा लिखेंगे, और या फिर जा ऊ एंड न एंड ग को एक साथ मिला करके करेंगे। द अदर वन इज स्पेलिंग मिस्टेक। कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो उसको भी हमें कैप्चर करना है। तो जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स हमारा होगा दैट विल कंटेन all of the words that are valid or validly written in that language. के list of commonly misspelled word और उसके corrections क्या हो सकते हैं, ये भी एक तरह का रिसोर्स है जो कि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में काम आता है। प्रोनाउंसिएशन लेक्सिकन। अब प्रोनाउंसिएशन लेक्सिकन क्या है? ये है सीधी सी बात कि जब आप
स्पीच टू टेक्स्ट टू स्पीच करवाते हैं, यानी कि व्हेन अ कंप्यूटर इज रीडिंग समथिंग रिटन इन योर लैंग्वेज, it needs to have how a word is pronounced in that language, and for that you provide them a list of words with its pronunciation in a given format. उसको हम pronunciation lexicon कहते हैं. फिर etymological dictionary, ये requirement होता है when you do a semantic analysis. अब किसी चीज की semantic analysis करते हैं आप, तो उसमें आप जानते हैं कि भैया ये अंग्रेजी का शब्द है. If I'm saying mobile, या यदि मैं कहता हूं कंप्यूटर, तो कंप्यूटरों भी कह सकते हैं और कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं. तो अब ये कंप्यूटर्स है, प्लूरल है, कैसे पता चलेगा? ये हम जब तक हम उस वर्ड का ओरिजिन नहीं जानेंगे तब तक पता हमें नहीं चलेगा, क्योंकि इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशन जो है सो काम करता है बेस्ड ऑन द इटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड. अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि उसने उसे व्हाट यू से कोई वर्ब का यूज यदि हम करते हैं मिक्स कोड मिक्स लैंग्वेज में, मान लीजिए कोई हिंदी का सेंटेंस में आप अंग्रेजी का वर्ब यूज कर रहे हैं, लेकिन उस वर्ब के साथ आप उसका इन्फ्लेक्शन नहीं लगा सकते. यू कैन नॉट से किल का मतलब है मारना, यू कैन नॉट से किलेगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि किल कर दिया. यदि किल कर दिया तो इसमें किल जो है क्या है, इसका मतलब क्या है, और कर दिया फिर अलग क्या हुआ. तो ये जब तक हमारे पास etymological dictionary नहीं होगी for the common words, we would not be able to do that semantic analysis. Morphologically segmented word list, ये morphological analysis में काम आता है. फिर लिस्ट ऑफ मल्टी वर्ड एक्सप्रेशंस. अब कई सारे शब्द होते हैं कि दो शब्द को मिलाकर के आप एक शब्द बनाते हैं, लेकिन उस दोनों शब्द का जो अपना अपना मीनिंग है उससे उसका एक्चुअल मीनिंग निकल के नहीं आता है, वो अलग होता है. इसलिए उसकी एक अलग से शब्दावली होगी. अब ये सारा काम जो है लैंग्वेज डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं वो बैठ के आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना नॉलेज है. लेकिन यही काम यदि हम किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट जो टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला है, if I ask them to do it, they will not be able to do it. फिर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, हिंदी में हमारे पास कॉम्प्लेक्स वर्ब्स होते हैं, वो होगा. लिस्ट ऑफ प्रोवर्ब्स, ये भी काम में आता है. डिक्शनरीज एंड थिसॉरी, इसका एक अलग महत्व है. ऑन्टोलॉजिकल डिक्शनरी यदि आपके पास भाषा में है तो आप you can do a better text summarization, you can do a better search engine optimization. Parallel corpora हमें चाहिए डिफरेंट लैंग्वेज पेयर्स में. पैरेलल कॉर्पोरा का सिंपल सा मतलब होता है कि एक भाषा जो आपकी हिंदी में लिखी हुई है या किसी और लैंग्वेज में लिखी हुई है, और उसी चीज को किसी दूसरी भाषा में आप क्या कहते हैं, इसका एक लिस्ट. सो इट इज जस्ट सिंपल. आप कह रहे हैं कि आई एम गोइंग होम, हिंदी ये इंग्लिश में हो गया, और हिंदी में मैं कह रहा हूँ मैं घर जाता हूँ, तो आप एक्सेल शीट में ले लीजिए, एक कॉलम में इसको लिख लीजिए, दूसरे कॉलम में उसको लिख लीजिए. ये आपका सिंपल सा पैरेलल कॉर्पोरा होगा. ये कोई भी तैयार कर सकता है जिसके पास भी बाइलिंगुअल दो भाषाओं की जानकारी है. अब मान लीजिए कि आपके डिपार्टमेंट में कोई तमिल नेटिव स्पीकर है हु इज डूइंग बीए और एमएससी एमए इन हिंदी, तो हिंदी उसकी अच्छी हो गई, तमिल की भी अच्छी जानकारी है, तो ही विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग अ पैरेलल कॉर्पस बिटवीन तमिल एंड लेट्स से हिंदी. इस तरह से हमारे पास कॉर्पस बन जाएगा और एक अच्छा सा ट्रांसलेशन सिस्टम बन सकता है. स्पीच कॉर्पोरा, सिंपल सी बात है, हम इसमें स्पीच कलेक्ट करते हैं, स्पीच एज स्पोकन बाय डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट रीजनल वैरायटीज, ये सारे को हम कैप्चर करते हैं. क्योंकि जब हम कंप्यूटर को ये स्पीच सिखाते हैं तो इट अंडरस्टैंड्स ओनली सिग्नल्स, और वो सिग्नल जो है सो बड़े लोगों की आवाज में, जवान लोगों की आवाज में, बच्चों की आवाज में, पुरुषों की आवाज में अलग अलग होती है. इन सब का एक वैरायटी जब तक हमारे पास एक बड़ा गैमेट नहीं होगा तब तक वो अच्छा सिस्टम बन के नहीं आएगा. और स्पीच, ये तो सिंपल हुआ रॉ स्पीच. और फिर इसी को यदि हम सेंटेंस के लेवल पे इसको ब्रेक कर दें तो उसको हम एनोटेशन कह देते हैं. कि हमारे पास एक ऑडियो फाइल है जिसमें सिर्फ एक सेंटेंस है, वो ब्रेक हो गया, दैट इज आवर एनोटेटेड स्पीच कॉर्पोरा.
इसी तरह से इमेज कॉर्पोरा भी हो सकता है। इमेज कॉर्पोरा में भी चाहे तो लैंग्वेज वाले हेल्प कर सकते हैं, बट दे डू नॉट नीड टू डू टू मच। फिर अब चलते हैं कि हमारे जो लिटरेचर या फिर मैं कहूँ कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट जो करेंटली इंडिया में फंक्शनिंग है, एंड दे आर अ लॉट इन नंबर with a lot of manpower. What is their current activity? I may be wrong. I have Gyantosh ji himself, जो हमें हो सकता है कि बेहतर बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, कल मैं DU का हिंदी का सिलेबस भी देख रहा था, तो उसको पूरा देखने के बाद भी मुझे जो लगा वो लगा कि ये अभी भी फिक्शन, स्टाइलिस्टिक्स, लिटरेरी जर्नल एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म तक सीमित है। पूरा BA का कोर्स यहीं तक है। मास्टर्स में भी मुझे लगता है कि इसी के स्पेशलाइजेशन होते हों। फिर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स एनालिसिस का जो कंपोनेंट होना चाहिए था, दैट इज बहुत ही कम है। आप रामविलास शर्मा जी का कोई किताब निकाल के देख लेते हैं और उतने पे संतुष्ट हो जाते हैं, उससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और वो भी मुझे लगता है कि सैलो ही होता है। और टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज के मामले में यदि कहा जाए तो आप सोशल मीडिया पे लेके जाते हैं, आप यूट्यूब पे लेके जाते हैं, फॉन्ट तक लेके जाते हैं, इससे आगे लेके नहीं जाते हैं। आपको इसको जोड़ना पड़ेगा somehow that it is connected to the artificial intelligence. And remember that language technology or computer science in itself is not a science, it is actually an art, a multidisciplinary thing. और इसमें हर एक डिसिप्लिन के लोगों को अपना योगदान देना पड़ेगा if they want to leverage technology for them. अब ये मैप जो गूगल मैप जो बनता है, गूगल मैप जब बना था या फिर इस तरह के मैप आज भी जब बनते हैं, तो दे टेक द हेल्प ऑफ जियोग्राफी पीपल, क्योंकि उनके बिना तो मैपिंग का आप काम कर ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने पहले डेटा बना के दिया, तो उसके मुताबिक से वो उस के बेसिस पे काम करते हुए जा रहे हैं। सेम हमारे साथ है, हम लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिफाइड डेटा यदि हम नहीं बनाएंगे तो उसके बेसिस पे टेक्नोलॉजी हमारा नहीं बनेगा। तो वी नीड टू ऑल्सो थिंक ऑफ आवर लैंग्वेज सिस्टम scientifically and then come up with something. अब इसमें एक प्रपोजल है, ये प्रपोजल मैंने ये जो न्यू लैंग्वेज पॉलिसी आ रही है उसमें, बिकॉज वी आर ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव प्रोवाइडेड दिस एज ए फीडबैक in the policy that may be implemented by the UGC, but ultimately it is the universities and the colleges who have the autonomy to decide upon what their syllabus will be. They have to take a decision on that. So what are the new changes that they can do into their syllabus to make it more useful for the promotion of the languages? अब इसमें कह सकते हैं कि we can add something more on language studies, which will include grammatical analysis following linguistic principles. अब grammatical analysis यदि हम किसी एक भाषा की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि उस भाषा की संरचना के बारे में हम ज्यादा बात करें, और उसके जो linguistic principles हम ले, वो linguistic principles that should be universal, क्योंकि linguistic principle जो linguistics as a discipline है उसमें एक principle यदि है तो that principle gets applied across languages. टेक्नोलॉजी भी वही है, टेक्नोलॉजी इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अदर। यदि आपने इंग्लिश में किसी चीज को किसी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, द सेम टेक्नोलॉजी विल अप्लाई फॉर हिंदी। द ओनली थिंग दैट हिंदी नीड्स इज टू हैव दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेंट। वो कंटेंट तभी बन के आएगा जब हम उसका साइंटिफिक स्टडी करेंगे यूजिंग द प्रिंसिपल्स। फिर इन डेप्थ स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ द कंसर्न लैंग्वेज। अब किसी हिंदी साहित्य के छात्र को मैं पूछूं कि हिंदी में कितने फोनीम्स हैं, वो नहीं बता पाएगा। वो अल्फाबेट के नाम बताएगा, वो ग्राफीम्स हमें बताएगा। He will not be able to tell me exactly what those things are. यदि मैं उनसे कहूँ कि ये हमारे जो वैरायटीज हैं, हिंदी की वैरायटी, यदि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के साथ साथ आप ये भी कोशिश करें कि आप वैरायटी पढ़ें।
हिंदी में है, आप भोजपुरी में साहित्य है, भोजपुरी साहित्य पढ़ेंगे, राजस्थान के साहित्य है, राजस्थान के साहित्य, आप ब्रज भाषा का साहित्य भी पढ़ते हैं, तो उस एरिया में, मान लीजिए कि ब्रज एरिया में, मागधी एरिया में, बुंदेली एरिया में, वहां की जो भाषा है, उस भाषाओं के क्या फीचर्स है, उसको आप स्टैंडर्ड पे लेके नहीं जा सकते हैं। स्टैंडर्ड के अलावा आपको और नीचे गहराई में उतरना पड़ेगा, और वो सब तभी संभव हो सकता है व्हेन यू हैव अ बेसिक ट्रेनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक्स। उसमें लिंग्विस्टिक फीचर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर वैरायटी हैज दिस फीचर व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन द स्टैंडर्ड वन। फिर हमारे पास उनको ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए फोनोलॉजी का, मॉर्फोलॉजी का, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड डिक्शनरी एनालिसिस का। ये बेसिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होगा, and it will get applied only to Hindi, or maybe if they know any other Indian language to that. और साथ के साथ हमें उन्हें ओरिएंट करना होगा कि वो लिंग्विस्टिक रिसर्च की तरफ जाएं, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। पीएचडी यदि कोई करता है, कोई एमफिल करता है, तो उनका जो रिसर्च का टॉपिक होता है वो वही साहित्य की तरफ होता है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ या उन भाषा का जो लिंग्विस्टिक फीचर है उसकी तरफ जाने की कोशिश नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने जिन्होंने किया है उनका अच्छा काम है, जैसे कि आप मुझे लगता है कि इससे पहले यदि फोर्ट विलियम फोर्ट में कॉलेज था, वहां पे जब शुरुआत ये हुई थी तो उसमें भी भाषा को प्राथमिकता दी गई थी, साहित्य को उतनी प्राथमिकता नहीं थी, इसलिए वहां के कुछ काम अभी भी रेलेवेंट निकल के आ रहे हैं। तो यदि हम उस तरह के कुछ रिसोर्सेज बना लें तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। अब ये ऐसा करने से बेनिफिट क्या मिलेगा? अब ये भी कह सकते हैं कि भाई लिटरेचर डिपार्टमेंट में अधिकांश लोग जो अभी करंट जो हमारे फैकल्टीज हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, दे आर मोस्टली into the literary part. How can they get into that, and what are the benefits that they can get out of doing these extra activities? I'm saying extra, but if it is included in the syllabus, then it will be part of the syllabus, and probably that would be a better solution for this. Now, इसमें benefit क्या होगा? सबसे पहला benefit होगा कि language का आपके language का promotion हो रहा है। दूसरा कि employment generation होगा, कि ये जो काम हो रहा है, ये काम करने के बाद आप हमेशा ये नहीं कोशिश करेंगे कि भैया मुझे टीचर बनना है, मुझे प्रोफेसर ही बनना है। मैं अपनी कहानी बताऊं तो मेरा कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आने का मन नहीं था। मैं बाय चांस पहुंच गया इस इंस्टीट्यूशन में, अदरवाइज आई वाज हैप्पी बीइंग इन द इंडस्ट्री। तो वहां पे इतने सारे काम है करने को, तो ये सारे काम यदि आप कर रहे हैं तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। यू कैन टेक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसीज, वन पार्ट, एंड देन यू कैन आल्सो अप्लाई दिस टू लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। अब लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में इफ यू आर अप्लाइंग इट, देन दैट मीन्स कि you are tying up with some commercial agencies and that gives you employment. साथ के साथ हमारा language technology develop होगा, and this will be a contribution from the literature and language departments of India. यदि इस तरह की टेक्नोलॉजी हम मास लेवल पे करते हैं तो then these kinds of technology would be available for the masses. कॉमन आदमी जिसको लिखना नहीं आता है लेकिन वो मोबाइल पे यदि वो बात कर लेता है, that is fine. We can have that kind of a technology. Research based project ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, और इनसे उनका अपना स्कोर भी बढ़ेगा, उनका रेपुटेशन बढ़ेगा। अब कितना डिफिकल्ट है इस तरह के रिसोर्सेज को बनाना? ये डिफिकल्ट नहीं है। लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट, करेंट जो लिंग्विस्टिक्स, मैं खुद जो है वो लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, अंग्रेजी लिटरेचर में पढ़ा, उसके बाद लिंग्विस्टिक्स में आ गया, और लिंग्विस्टिक्स में आने के बाद फिर इस तरह के काम करने। इसी तरह के और भी जो लिंग्विस्ट हैं जो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के एरिया में रिसोर्स डेवलपमेंट में के काम में लगे हुए हैं, दे आर आल्सो ऑफ द सेम टाइप। एंड यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट चलता है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है लिंग्विस्टिक डेटा कंसोर्शियम फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें वी आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग दीज काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर 22 Indian languages since last 10 years.
कि उसमें भी अभी तक उतना काम नहीं हुआ है, उतना डेटा हम नहीं बना पाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है। और ये इतना बड़े काम के लिए सिर्फ एक एजेंसी को लगा के छोड़ देना, उससे काम नहीं होने वाला है। तो इसमें जरूरी क्या है, तो यू नीड ए सिंपल बेसिक स्किल्स इन लिंग्विस्टिक्स एंड स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, जो कि हर एक लिटरेचर के स्टूडेंट के पास होता है। And they need to have operational knowledge of computer or a PC or even mobile phone, that will work. और आप विवरण के प्रति अपना ध्यान रखें, आपका ध्यान रहे कि हाँ भाई जो चीज लिखा जा रहा है, चाहे वो स्पेस हो, टैब हो, आपके कंप्यूटर पे जो कुछ भी लिखा गया है, एवरीथिंग हैज ए कोड, उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। तो यदि इतना आप यदि कर लेते हैं तो दैट वुड बी enough for us to get started. अब मैं एक छोटा सा सैंपल आपको कुछ को दिखा दूंगा कि यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच एनोटेशन क्या है, कि सिंपल आप किसी भी शब्द को उठाया और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये बता दें। जैसे किसी को ये टेक्स्ट दिख रहा है क्या, टेक्स्ट फाइल, या अभी भी पीपीटी ही दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, टेक्स्ट फाइल दिख रहा है। जी जी। हाँ, तो अभी मैं ये एक सिंपल सा एग्जांपल है प्योर स्टैक टेक्स्ट का, कि मान लीजिए आपके पास कोई भी टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को के हर एक शब्द को आप उठाएं और उसको एक लेबल दे दें, सिंपल सा है। अब ये हिंदी का टेक्स्ट है, सॉरी ये मैथिली का टेक्स्ट है, ये मैथिली का टेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है बिहारी गंजक। अब बिहारीगंज इज प्लेस नेम एंड देयर इज अ टैग दैट हैज बीन गिवन एज एनएनपी व्हिच मींस प्रॉपर नाउन। अब इस तरह के टैग कुल मिला करके मैथिली में यूज करने के लिए मेरे पास अराउंड 50 टैग है। एवरी वर्ड इन मैथिली लैंग्वेज विल be included in these 50 labels only. तो यदि आपके पास बेसिक ग्रामर का नॉलेज है, you can quickly catch it up and do the annotation. ये हुआ सिंपल प्योर स्टैक annotation का काम। इसी तरह से आप स्पीच देखें। अब जैसे ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये टेक्स्ट क्या है, ये सिंपल है कि हिंदी का टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये एक सेंटेंस है, ये पूरा अपने आप में एक बड़ा टेक्स्ट था, और ये एक ऑडियो फाइल है। इस ऑडियो फाइल को मैं चला रहा हूं। इफ यू आर एबल टू हियर, लेट मी जस्ट नो। सुनाई दे रहा है? टेक्स्ट आपका नहीं दिख रहा है और केवल अभी पीपीटी ही दिख रहा है और ऑडियो फाइल भी नहीं खुल रहा है। अच्छा, ऑडियो में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? ओके ओके नहीं, ओके। टेक्स्ट भी आपका नहीं दिखा, आपका पीपीटी दिख रहा है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट मैं करता हूँ। कुछ दिख रहा है? ऑडियो दिख रहा है? ऑडियो सुनाई दे रहा है? नो सर। क्लियर नहीं है, ऑडियो वो सुनाई नहीं दे रहा ना। सर आप जब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो उस पर नीचे एक ऑप्शन आता है कि प्ले कंप्यूटर ऑडियो, तो उस पर चेक बॉक्स होता है, उसको टिक कीजिएगा, उसके बाद उसको स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओहो, ओके ओके ओके। प्ले कंप्यूटर ऑडियो, एक चेक बॉक्स होगा। इसमें तो उस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। वो दोबारा शेयर करेंगे ना तो दिखेगा, पहले इसको। ओके, एक मिनट मैं इसको हाँ, स्टॉप शेयर। फिर से शेयर जब करेंगे तो ऑप्शन आएगा नीचे।
स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी नीचे में क्या ऑप्शन आ रहा है? स्टॉप वीडियो, प्ले कंप्यूटर ऑडियो, दिखाई नहीं दे रहा है। स्पीकर सिस्टम में सेम है सिस्टम। सर स्क्रीन शेयर पे क्लिक करते हुए नीचे आएगा प्ले कंप्यूटर ऑडियो, उस पर चेक बॉक्स होगा, उस पर आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे एंड देन ट्राई टू प्ले। एडवांस शेयरिंग ऑप्शंस, कुछ दिख नहीं रहा है। सर कैन यू शेयर द फाइल ऑन चैट बॉक्स टू मी? दैट इज अ बिग फाइल। एनीवे, मैं सीधी सी बात ये दिखा देता हूँ। लेट मी शेयर दिस थिंग एडवांस बेसिक एडवांस। शेयर कंप्यूटर साउंड। ओके, नहीं होता और अकेली होती तो छिपाकर रखी इन गुड़ियों को कब्र से निकालती, फिर उन्हें अपने सीने से चिपकाकर मातृत्व की सहायता द्वारा सींचने लग जाती। 3 बार सो अभी मान लीजिए कि ये एक सिंपल सा टेक्स्ट है, ये मैंने किसी को कुछ दिया है बोलने के लिए। यू कैन सी द टेक्स्ट फाइल आल्सो, राइट? यस। ओके, तो अभी ये ऑडियो बोला जा रहा है। गुणों की स्मृतियों को शाखा ने गुड़ियों के रूप में सहज लिया था। जब घर में अमन नहीं होता और अकेली होती तो छिपाकर रखी इन गुड़ियों को कबर्ड से निकालती, फिर उन्हें अपने सीने से चिपकाकर मातृत्व की सहायता द्वारा सींचने लग जाती। 3 बार गर्भपात की वो शिकार हुई थी, इसलिए 3 गुड़ियां थी उसके पास। इनके नाम। तो ये जो सिंपल सी फाइल है कि एक ऑडियो फाइल है, उस ऑडियो फाइल में जितने भी सेंटेंसेस हैं सारे सेंटेंसेस को हमने मार्क कर दिया है कि कितने सेकंड पे वो एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और कितने सेकंड पे वो एक सेंटेंस खत्म होता है। ये सिंपल सा एक मार्किंग है। दिस इज कॉल्ड सेंटेंस एनोटेशन। अब यदि इस तरह का एनोटेशन का डेटा हमारे पास बड़ा हो, साइज बड़ा हो, तो ये सारी चीजें हम कंप्यूटर के एक एल्गोरिथम को दे सकते हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को दे सकते हैं, एंड दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। बस इतना ही सिंपल है। अब ये करना कोई बड़ा काम नहीं है, ये किसी भी लैंग्वेज डिपार्टमेंट का स्टूडेंट कर सकता है। इसी तरह से आप प्रोनाउंसिएशन लेक्सिकन बना सकते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन लेक्सिकन क्या होता है? तो सिंपल सा मान लीजिए कि कोई एक वर्ड है, ये हुआ पूछती। अब उस पूछती को ऐसे लिखा गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक अलग तरह का एनोटेशन है कि PUTS_H.TDI। ये एक तरह का आईपीए है, लेकिन आईपीए को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको अलग से नाम दिया जाता है कि सांबा है। ये एक तरह का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप किसी भी अंग्रेजी की डिक्शनरी को उठाते हैं, अंग्रेजी टू अंग्रेजी, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी उठाते हैं, तो यू यूजुअली सी देयर प्रोनाउंसिएशन इज गिवन यूजिंग आईपीए। द सेम आईपीए can be applied to any of the Indian languages, and for all the Indian languages the sound system has already been defined. So you simply need to get to know of that and start using it. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है. If you have a basic training, even if you learn phonology just as a paper, or just as 2 or 3 chapters in your language, that would be more than enough to get you trained in the phonology of that language, and that would be enough to get this started. तो अभी मैं बस इतना ही 3 का करूँगा, and then the rest of it you can ask me later. So I will, with that I will stop, and I would invite questions if any. जी धन्यवाद। जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज करें तो हम आपका माइक अनम्यूट कर देंगे,
और जो चैट बॉक्स में आ रहा है प्रश्न वो नारायण जी खुद देख रहे हैं, तो उसका उत्तर देंगे। नहीं, क्वेश्चन मैं कहूंगा कि आप लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं भी देखूंगा। एक क्वेश्चन है, ये कह रही हैं कि language department should not only promote literature but grammar, linguistics, etc. too. But don't you think literature of any language too somewhere promotes that language? And literature is very good tool in supporting that language, unlike linguistics, which requires skills and strong understanding of language. Of course, यदि लिटरेचर आपका बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स लैंग्वेज बढ़ रहा है, लेकिन अभी का जो करंट सिनेरियो ये है कि टेक्नोलॉजी एक दो धारी तलवार बन के सामने आई है हमारे सामने भी। यदि आपकी भाषा में टेक्नोलॉजी उभर के नहीं आ रही है तो आपकी भाषा को खतरा है। आप लिटरेचर कब तक लेके करेंगे? आप अपने आसपास के यंग जनरेशन को देखिए, आपके जो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनसे बात करके देखिए, क्या वो आपकी भाषा सीख रहे हैं? उनका अट्रैक्शन किसकी तरफ जा रहा है? वो अंग्रेजी की तरफ जा रहे हैं, आपकी भाषा की तरफ नहीं जा रहे हैं, अपनी मातृभाषा को नहीं सीख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कुछ दिन पहले वहां के चीफ मिनिस्टर ने खुद ही कहा था कि तेलुगु से क्या होने वाला है, सारे सरकारी स्कूल में कोई इंग्लिश मीडियम। अब ये उस लेवल पे जा रहा है कि आपको आपकी मातृभाषा का कोई वैल्यू ही नहीं रहा है। आप जो है सो जा रहे हैं कि हाँ भाई हमें अंग्रेजी पे जाना, अंग्रेजी पे लेके जा रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि टेक्नोलॉजी की चीजें, जो बिजनेस के काम है, जो जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, वो सारी की सारी चीजें दूसरी भाषा में उपलब्ध है, आपकी भाषा में उपलब्ध नहीं है। तो इसको कम करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी, एंड वी विल हैव टू इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ द लैंग्वेज। और ये टेक्नोलॉजी तब तक अवेलेबल नहीं होगी जब तक हमारे पास जितने भी मैन पावर अवेलेबल है वो सब के सब इसके लिए काम नहीं करते हैं। और ये लिटरेचर डिपार्टमेंट के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट यदि आप देखें तो पूरे भारत में कुल मिला के 6 या 7 हैं, और उसके पास इतने लोग नहीं वो ये काम कर सके। तो जब तक हम लिटरेचर डिपार्टमेंट के लोगों को लेके ना आए और उनको प्रमोट ना करें, उनको इंसेंटिव ना दें कि आप भी इस एरिया में काम कीजिए, तब तक मुझे नहीं लगता है कि सारी भाषाओं का विकास जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे होगा। एक प्रश्न है। हाँ बोलिए पंत जी। There is one question from Miss Meenakshi. She is asking, as you said, language department should not only promote literature but grammar, linguistics, etc. But don't you I have think answered. Okay, I have okay, answered fine. the same question. Sure. श्रीधरम जी, एक प्रश्न है, ट्राइबल भाषा को कैसे बचाएं? आपका सुझाव। ट्राइबल भाषा में अलग अलग कैटेगरीज हम इसमें कहेंगे। कुछ जो है जो कि 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाती है, उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम हमारे यहाँ से चलता है, जिसे हम कहते हैं स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। एक वो चल रहा है। दूसरा चल रहा है, यदि मेजर लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि मान लीजिए कि संथाली है, तो संथाली में उस तरह का काम हो रहा है जिस तरह का काम बाकी सारी भाषाओं में हो रहा है सरकारी स्तर पे। लेकिन जो चीजें बाकी भाषाओं के लिए एप्लीकेबल है, वही सारी चीजें किसी भी ट्राइबल लैंग्वेज के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यदि आपके लैंग्वेज में एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध है तो कोशिश करें कि आपके रिसोर्सेज सारे उपलब्ध हों, उसकी टेक्नोलॉजी बनाएं, उसकी डिक्शनरीज बनाएं, और उसके बाकी सारे आपके हो सकता है कि आपके कम्युनिटी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कंप्यूटर साइंस जानता हो और कंप्यूटर साइंस के टीचर के तौर पे काम कर रहा हो, वो भी हो सकता है कि इस पे काम करे। और यदि वो सारा नहीं तो ये सारी की सारी चीजें आजकल किसी भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बनाना भी आसान है, बहुत आसान है। पैकेजेस उपलब्ध होते हैं, आपके पास बस एक संसाधन की जरूरत है,
मान लीजिए कि आप डेटा तैयार कर लेते हैं, उस डेटा को आप उसमें दीजिए और ट्रेन हो जाएगा, आपके पास नया सिस्टम आपके लिए अवेलेबल है। एक प्रश्न है, इज द डोमिनेंस एंड प्रोमिनेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए थ्रेट ऑन इंडियन लैंग्वेज, पार्टिकुलरली हिंदी? एक तरह से है, यस, एक तरह से बिल्कुल है। और ये सिर्फ इंडियन लैंग्वेज पे नहीं बल्कि कई सारे लैंग्वेजेस पे भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम उतना प्रमोट नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, अपने लैंग्वेज के प्रति हमारा उतना मोह नहीं है, सरकारी स्तर पे उतना फोर्स नहीं होता है। आप चीन को देखिए, चीन में हर एक काम उनका चीनी में होता है। वहाँ के बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन अपने सिर्फ चीनी भाषा बोलते हुए उनका प्रोग्रामिंग से लेकर के सारा कुछ यूआई तक सब कुछ चीनी में हो रहा है। जापान में वही हो रहा है, रशिया में वही हो रहा है, लेकिन भारत में आपको बाइलिंगुअल वेबसाइट, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट वेबसाइट भी मिलेंगे जिसमें कि बाइलिंगुअल होगा नहीं, क्योंकि किसी को बनाना नहीं आता, किसी को करना नहीं आता है। सब समझते हैं कि भाई अंग्रेजी तो हम कर ही रहे हैं, और अंग्रेजी हम सीख लिए हैं तो हम इंटरनेशनल हो गए, हम लोकल रहे नहीं। तो ऑफकोर्स ये एक थ्रेट है, नॉट हिंदी पे ही नहीं बल्कि सारी भारतीय भाषाओं पे है। और हिंदी तो बाद में खत्म होगी, बाकी सारी भाषाएं पहले खत्म होंगी, क्योंकि उनके जो पीयर प्रेशर कहाँ से चलता है? पीयर प्रेशर चलता है कि इफ आई हैव अ यंग किड, he will look for employment opportunity, he will look for a broader community, he will look for a tool using which he would be able to communicate to more number of people than their own community. अब मान लीजिए कि ट्राइबल लैंग्वेज, उस ट्राइबल लैंग्वेज में कितनी संख्या होगी उसके कम्युनिटी की? उसकी संख्या होगी लेट्स से अराउंड 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। लेकिन यदि मान लीजिए उसका मन करता है कि नहीं मैं सुपरस्टार बनूं, मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो डालूं, तो अपने ट्राइबल लैंग्वेज में वो वीडियो बना करके कितना व्यूज निकालेगा? मैक्सिमम 3 लाख। उसकी कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन है उतना ही निकालेगा, उससे ज्यादा नहीं निकालेगा। लेकिन उसको यदि आगे बढ़ाना है तो या तो उसको लैंग्वेज बैरियर को खत्म करना पड़ेगा या फिर नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और यदि वो नई लैंग्वेज सीखता है तो पीयर प्रेशर रहेगा कि आपकी अपनी भाषा का कोई उपयोगिता नहीं है, दे विल स्टॉप यूजिंग इट, एंड इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, not from now, several decades back. Sir, there is one question from Nidhi, Miss Nidhi. She is asking, according to Mohanty and Agnihotri, English language has an aspirational value, but somewhere the bilingualism and multilingualism or multicolorism is somewhat reducing in India. So what can be done to avoid language politics and to save languages of India, including scheduled, rational and tribal languages? ये थोड़ा पॉलिसी लेवल का क्वेश्चन है, और मैं सरकारी अधिकारी भी हूं, तो मैं उतना क्लियर आंसर इसका नहीं दूंगा, बट इतना मैं कहूंगा कि भारत सरकार की जो वर्तमान की नीति है, और चूंकि हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, तो इसलिए सभी लोगों के पास अपनी अपनी अलग भाषाई क्या कहते हैं स्वतंत्रता होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में एक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने अपने अलग पावर्स है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज देयर पावर्स टू इम्प्लीमेंट थिंग्स फॉर द लैंग्वेजेस ऑफ दैट रीजन। अब जैसे कर्नाटक में आप ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की कर्नाटका है, तो if you are dealing with the government of Karnataka, you would be required to know Kannada or hire a bilingual person to get those things translated for you, either in English or in any other language that you want. तो गवर्नमेंट सपोर्ट तो एक तरह का है ही, और एस्पिरेशनल वैल्यू, अब मैंने सही कहा कि इंग्लिश का एस्पिरेशनल वैल्यू है, सभी लोग चाहते हैं कि ये करें, लेकिन एस्पिरेशनल वैल्यू के साथ साथ हमें ये भी कोशिश करना चाहिए कि भारत का जो एक फॉर्मूला हमने बहुत पहले दिया हुआ था, ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला, इस ट्राइलिंगुअल फॉर्मूले को यदि हम सही ढंग से इम्प्लीमेंट करें तो वी वुड स्टिल बी एबल टू अचीव दैट थिंग, कि अंग्रेजी भी हम रखें
और अपनी मदर टंग को भी ना भूलें, और कोई एक और भारतीय भाषा जो है उसको हम साथ रखें। और इंडिया इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। बाइलिंगुअलिज्म तो इंडिया की नस नस में है। मैं साउथ इंडिया में हूँ, यहाँ भी बाइलिंगुअलिज्म चलता है बहुत ही अच्छे से। तो या तो हिंदी एंड अदर मदर टंग, या फिर इंग्लिश एंड अदर मदर टंग एंड प्लस वन मोर लैंग्वेज। इसको यदि हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाए तो आई थिंक वी वुड बी एबल टू अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव। एक क्वेश्चन है, हाँ पंत जी, इसके बाद आप पूछिएगा। एक मुझे दिख रहा है, without linguistic expertise, even literature departments are not able to achieve much. That is true, but what is the question in this? एक इसी से इसका जवाब आपने लगभग दे दिया है। एक इसी से मिलता जुलता प्रश्न डॉक्टर दीपमाला का है कि संभावनाओं के साथ साथ तकनीकी की वजह से हिंदी भाषा का स्तर गिर रहा है, उसका स्तर न गिरे, इसके लिए आपका क्या सुझाव होगा? मुझे लगता है कि स्तर गिरने का इनका मुख्य मतलब ये है कि इसमें क्या कहते हैं, आपका इंटरवेंशन हो रहा है। ये अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं या किसी और भाषा के शब्द आ रहे हैं, लोग कोड मिक्स करके बोल रहे हैं, हिंदी बोलते हैं अंग्रेजी के शब्द घुसा देते हैं, या फिर जब लिखते हैं तो देवनागरी में उसका स्पेलिंग ठीक नहीं होता है, या फिर रोमन में लिखना शुरू कर देते हैं, इंग्लिश में लिखना शुरू कर देते हैं। ये मुझे लगता है कि इनके कहने का मतलब ये है। तो इसको दो तरह से टैकल किया जा सकता है। एक तो पहला कि भाई आप फोर्सफुली करें, लेकिन भाषा एक ऐसी चीज जिसको कि आप किसी के ऊपर में फोर्स नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू क्या कहते हैं, seduce them. You have to make your language attractive so that people use it for the purpose. अब हिंदी में बॉलीवुड मूवीज चलती हैं, बॉलीवुड मूवीज पॉपुलर होती हैं, उसका रीजन ये नहीं है कि वो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने आप को इस तरह से अट्रैक्टिव बना के चला रहे हैं कि it looks attractive to people and people are happy to use that. तो हिंदी का स्टैंडर्ड जो है सो डिसाइड कौन करता है? जो पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर कुछ संस्थान हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय हो गए, CSTT हो गए, या फिर और भी कुछ लोग हैं, ये लोग उसको ये करते हैं। लेकिन जो आम आदमी की जो हिंदी भाषा है, जिसमें अंग्रेजी बहुत हद तक उसके आगे आ चुकी है। मैं रिसेंटली एक लिस्ट चेक कर रहा था, अराउंड 20,000 वर्ड की एक लिस्ट थी, कॉमन वर्ड्स। उस 20,000 की लिस्ट में जो मुझे अंग्रेजी के शब्द दिखाई दिए वो अराउंड 33% से ज्यादा थे। 33% से ज्यादा अंग्रेजी के शब्द हिंदी के एक लिस्ट में, हिंदी के एक लिस्ट जो कि करंट कन्वर्सेशनल चीजों से निकल के आई थी। तो ये एक स्टैंड है। लेकिन शुद्धता की यदि हम बात करें तो इसका एक ही तरीका हो सकता है कि आप इसको मोर पॉपुलर बनाएं एंड लेट पीपल यूज इट at their own will. Only that will help us keep whatever we call as the standard and pure way of speaking or writing Hindi. पंत जी, हमारे पास प्रश्नों की बाढ़ आ गई है। सर एक प्रश्न आप और ले लीजिए। हाँ हाँ बताएं। एक प्रश्न है बस आखिरी, इसके बाद हम लोग, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है, हम ज्यादा आगे नहीं। हाँ एक दो प्रश्न ले सकते हैं, आप पूछिए। एक प्रश्न मेरे पास भी है, एक आप पूछिए। जी, एक प्रश्न दिख रहा है श्वेता सिंह जी का। सर, यू टॉक्ड अबाउट भोजपुरी, मराठी एंड मगही, बट देयर इज आल्सो सच लैंग्वेज व्हिच इज टोटली सिमिलर टू हिंदी, but there are certain words which we don't use as proper Hindi, like we use hum for मैं. Will it be considered as Hindi or separate language? जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी हैज टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग. It has to go into the meaning. It does not bother about whether it is standard or not. यदि कोई बिहार का व्यक्ति
जो मैं की जगह पे हम यूज कर रहा है, तो उसके प्रोफाइल में कहीं पे लिखा होगा कि ये व्यक्ति बिहार का है। और यदि वो बिहार का है, जस्ट होल्ड ऑन, हेलो सर, आई हैव अ टॉक, आई विल कॉल यू नाउ, आई एम इन टॉक। तो यदि बिहार का कोई व्यक्ति है, वो मैं के बदले में हम यूज करता है, तो कहीं ना कहीं उसके प्रोफाइल में होगा, और प्रोफाइल से उसको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये हम का मतलब यहाँ पे आई का सेंस में है। और यदि कोई अलग शब्द है, तो अलग शब्द को भी हमें कैप्चर करना पड़ेगा। हिंदी में जब हम डायलेक्ट की बात करते हैं, तो उस सारे डायलेक्ट के सारे शब्दों को हम कैप्चर करके एक बड़ी सी रिसोर्स बनानी पड़ेगी, तभी जाके हमारी टेक्नोलॉजी काम करेगी उस पर्टिकुलर एरिया में। नहीं तो सभी को आप कहेंगे भैया हमने एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी बना दी, और सभी लोग ये तो यही बात हुई कि भैया मैंने एक यूनिफॉर्म बना दी है, अब यही यूनिफॉर्म भारत की सारी जनता के लिए है। तो ये तो कोई स्वीकारेगा नहीं, तो सिंपल सा कहेगा भैया कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। तो सारी भाषाओं को हमें लेना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड के पीछे नहीं जाना है। वी हैव टू कैप्चर व्हाटएवर इज रियल, व्हाटएवर इज बीइंग स्पोकन बाय द कॉमन पीपल। एक प्रश्न कृष्णानंद मिश्र जी का है, और उनका ये प्रश्न मैथिली भाषा के संदर्भ, लिटरेचर और लैंग्वेज के संदर्भ में है कि न्यू जनरेशन को कैसे आकर्षित किया जाए, क्योंकि मैथिली सहित कई भाषाओं की ये समस्या है कि जो नई जनरेशन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं से उसे कटते जा रहे हैं। ये समस्या कई सारी भाषाओं में आ रही है। इसका एक ही तरीका है कि आप अपनी भाषा को अपने होम डोमेन में प्रोटेक्ट करें, और उस भाषा में जो बेसिक शिक्षा है, आप एलिमेंट्री एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, ये एजुकेशन आप उसमें दें। और अपनी भाषा का जो डोमेन ऑफ यूज है, आप कितनी कितनी जगहों पे उसका प्रयोग करते हैं, उसको आप बढ़ाएं। यदि आप उसको बढ़ाते रहते हैं तो भाषा संरक्षित रहेगी। डोमेन ज्यों ज्यों संकुचित होता जाएगा, डोमेन ऑफ यूज इफ इट गेट्स लेसर एंड लेसर, the use will actually get lesser, and there will be a greater endangerment for the language. इसका एक ही तरीका यही है किसी भी भाषा के लिए, same applies for all the languages. एक मोहन मुरारी जी का प्रश्न है कि जिन भाषाओं में स्वयं का स्क्रिप्ट होने के बावजूद किसी अन्य स्क्रिप्ट से कार्य हो रहे हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी कैसे सहायता करेगी? स्क्रिप्ट तो अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग तरह का मुद्दा हो गया। स्क्रिप्ट तो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है ना। तो यदि आप का नया स्क्रिप्ट में आप करना चाहते हैं, तो पुरानी जितने भी चीजें हैं उन सारी चीजों को कन्वर्ट करके पुराने स्क्रिप्ट से नए स्क्रिप्ट में कर लीजिए। इफ पीपल एक्सेप्ट इट, दैट इज योर स्क्रिप्ट। यही हो सकता है, इससे ज्यादा तो इसमें और कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि सिचुएशन आप देखिए, अभी मणिपुरी का सिचुएशन देखिए। मणिपुरी को 2011 में दे quickly shifted from the Bengali script to Meitei Mic, and they are still having the issue. गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन ले लिया गया क्विकली, और प्रॉब्लम जो है सो जितने भी ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, दे आर स्टिल हैविंग प्रॉब्लम इन रीडिंग एंड राइटिंग। और अभी तक उनके पास प्रॉब्लम हो रही है कि दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर टेक्स्ट इन Meitei Mic प्रॉपर्ली। तो ये हो सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल एक्सेप्ट एंड यूज द न्यू स्क्रिप्ट। एक प्रश्न सीपी मिश्रा जी का है, और आपने अंडमान की भाषा पर भी काम किया है, तो उनका प्रश्न है कि जो भाषाएं लुप्त हो रही हैं, उसका संवर्धन कैसे हो सकता है? क्या 8वीं अनुसूची में जगह दे देने से उनका संवर्धन हो जाएगा, या तकनीकी कैसे सहायता कर सकती है? 8वीं अनुसूची में आप कितनी भाषाओं को रखेंगे? 8वीं अनुसूची में डालने का एक तो है कि संविधान का कुछ क्राइटेरिया है कि आप सारी भाषाओं को नहीं डाल सकते हैं। भारत में हमने आपको बताया कि सेंसस ऑफ इंडिया के मुताबिक
10,000 से ऊपर बोलने वाली कुल मिलाकर के 121 भाषाएं हैं। और यदि आप विलुप्त होती भाषाओं की बात करें तो उसकी संख्या हो सकता है कि 600-700 पे जाए, यानी कि कम से कम 500 तो जरूर होगी, जिसमें कि हम कुछ तो कर रहे हैं उसको संरक्षित करने के लिए, जैसे कि स्पेल का प्रोजेक्ट है, स्पेल के प्रोजेक्ट में हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी का योगदान बहुत जरूरी है। यदि वो कम्युनिटी जो उस लैंग्वेज को बोलने वाली है वो खुद अपना डोमेन, उनका यदि कोई एंडेंजर्ड लैंग्वेज है तो इसका मतलब है कि उसका जो डोमेन ऑफ यूज है, उसका डोमेन ऑफ यूज पहले से ही संकुचित होगा। कोई ट्राइबल लैंग्वेज है तो ट्राइबल लैंग्वेज एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, हो सकता है कि 4 गांव, 5 गांव, 6 गांव में बोली जाती होगी। अब उस 4 गांव, 5 गांव, 6 गांव जो है उसका जो डोमेन होगा, उस डोमेन में तो भाषा यूज हो ही रही है। जब तक वो वहां पे यूज हो रही है उसको कोई खतरा नहीं है, भले वो अलग से 10 और भाषाएं क्यों ना सीख ले, उनके बच्चे 10 और भाषाएं क्यों ना सीख ले। तो यदि आप होम डोमेन आपके कल्चरल डोमेन में यूज कर रहे हैं, दिस इज फाइन, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। समय काफी हो गया है, एक प्रश्न और ले लेते हैं, ये मोना प्रकाश जी का है। हाउ कैन टेक्स्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी बी डेवलप्ड फॉर लैंग्वेज दैट हैव नो स्क्रिप्ट? उसके लिए कुछ तरीके हैं। एक तो भारत सरकार कहती है कि यदि आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है तो आप देवनागरी के स्क्रिप्ट को मॉडिफाई कर लीजिए, और देवनागरी के स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करना आसान है। उसको मॉडिफाई करके यू कैन यूज इट एंड इट विल बी वेरी यूजफुल। इट हैज बीन डन फॉर सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस। अब जैसे आप बोडो का एग्जांपल देख लीजिए। बोडो अब 8वीं अनुसूची में आई है। बोडो टिबेटो बर्मन लैंग्वेज है, लेकिन वो जो लिखी जाती है वो देवनागरी में लिखी जाती है, उसको मॉडिफाई कर दिया गया है और उसमें लिखे जाए। इसी तरह से हम किसी और नई भाषा पे काम करते हैं जिसका अपना स्क्रिप्ट नहीं है, तो उसमें भी उस पर काम करते हैं, लेकिन साथ के साथ हम IPA में भी लिखते हैं। IPA इज इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। उसमें यदि आप बना के लेके चल जाए तो वो भी आपका चलेगा। आप खासी और गारो और पनार, ये 3 भाषाएं हैं मेघालय की, वो सारी के सारे रोमन में लिख रही है अपना सारा चीज। रोमन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है, उसी में अपना सारा कुछ लिख रहा है। तो दैट इज ऑल्सो वे। जरूरी नहीं है कि हम नया स्क्रिप्ट बनाए हैं, क्योंकि नया स्क्रिप्ट यदि आप बना लेते हैं तो फिर उसके बाद फिर और भी कई सारी प्रॉब्लम होगा। संथाली के लिए ओल चिकी नाम की स्क्रिप्ट किसी ने बना ली, रिसेंटली बनाई गई। बना ली भैया, उसको यूज कौन करेगा? टेक्नोलॉजी सपोर्ट आना चाहिए, यूनिकोड का सपोर्ट होना चाहिए। जब तक वो सपोर्ट आएगा नहीं तब तक कैसे होगा? इसलिए जो एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट इज जस्ट अ टूल, स्क्रिप्ट इज नॉट अ मैटर ऑफ आइडेंटिटी। कुछ लोग उसको आइडेंटिटी बना देते हैं कि भैया कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ ओनली देन आई एम कन्नडिगा, मिथिलाक्षर में लिखा हुआ ओनली देन आई एम मैथिल। स्क्रिप्ट इज ओनली अ टूल, और स्क्रिप्ट कुछ भी हो सकता है। यदि आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है तो यू सिंपली अडॉप्ट अ न्यू स्क्रिप्ट। नारायण जी, एक प्रश्न और, प्रश्न को नहीं लिया गया। उनका प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के विकास में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है वर्तमान में? संस्कृत भाषा के विकास में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है? संस्कृत भाषा का विकास, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन को कौन पूछ रहा है? गिरीशनाथ झा से क्वेश्चन पूछिए, बहुत अच्छे से बताएंगे। देखिए, किसी भी भाषा के विकास में टेक्नोलॉजी का यूज तो होता ही है, और संस्कृत का यूज कहाँ पे हो रहा है? सबसे बड़ी बात ये है कि विकास का मतलब आपका क्या है संस्कृत के सेंस में? संस्कृत के सेंस में विकास का मतलब मेरे हिसाब से ये होगा कि लोग इसका और यूज करें और किसी और सेंस में लेके जाए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई संस्कृत बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसमें आप सिस्टम बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। ये पाणिनि का जो संस्कृत बनाया हुआ था वो अपने आप में बहुत ही साइंटिफिक है, उसको आप कंप्यूटर पे एल्गोरिथम बना करके लेके जा सकते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि लोग इसको यूज करेंगे क्या? हाउ मेनी पीपल कैन यू आस्क to start using Sanskrit
as their first language or second language. तो विकास तो तभी होगा जब आपके पास नए स्पीकर्स होंगे. जब तक आपके पास नए स्पीकर्स नहीं आ रहे हैं, तब तक आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं. एंड उस रिसोर्सेज को आप जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बना लीजिए. और ये जरूर है कि संस्कृत का आप जितना बेहतर अध्ययन करेंगे, आपकी बाकी की भारतीय भाषाओं के लिए वो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि सारी भारतीय भाषाओं का एक कनेक्शन वहां से निकल के आ रहा है. और वहां पे यदि आपने कुछ किया हुआ है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी काम होगा, लेकिन कुछ मदद जरूर लगेगी. और जितने भी संसाधन हैं सभी को डिजिटाइज किया जा रहा है, उसके टूल्स बनाए जा रहे हैं. और ये सारे के सारे आप कई सारे शोध संस्थान है हमारे वहाँ पे हो रहे हैं, जैसे JNU वाला हुआ, UKBC हुआ, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ. इन सभी जगहों पे कुछ ना कुछ काम हुआ है और ये सारे काम को आप देख सकते हैं. मुझे लगता है कि आगे भी चर्चा जारी रहेगी. ये तो शुरुआत है और हमारे संस्थान की ओर से कोशिश रहेगी कि आगे भी हम इस पर चर्चा जारी रखें. मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानतोष कुमार झा जी को फिर से एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि 2 शब्द इस व्याख्यान पर और विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करें. धन्यवाद श्रीधरम जी. मैं सबसे पहले तो डॉक्टर नारायण चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ. उन्होंने बहुत ही सरलता से भाषाई तकनीक को और उसकी तकनीकी भाषा में ही हम लोगों को समझाया है. और बहुत सूचना परक और विश्लेषण परक उनका व्याख्यान था, जिसमें उन्होंने लगभग भाषा के स्तर पर तकनीक का इस्तेमाल कैसे करें और तकनीक के माध्यम से भाषा का विकास कैसे हो सकता है और तकनीक भाषा को समझने, कोड और डिकोड करने में कैसे सहायक हो सकती है. इन सब बातों पर बहुत ही सरलता से और बहुत बढ़िया ढंग से अपनी बात रखी है. तो इसके लिए मैं उनको साधुवाद और बधाई देता हूँ और कॉलेज की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. साथ में जो सभी प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने जिस तरह से अपनी रुचि दिखाई है, लगातार मैं स्क्रीन पे देख रहा था कि जिस तरह के प्रश्न चैट बॉक्स में आ रहे थे. तो ये इंटरैक्टिव सेशन है, आपस में एक तरह की बातचीत के द्वारा ही हम लोग एक दूसरे को एंगेज रखने की कोशिश करते हैं. और कॉलेज की ओर से मेरी ये कोशिश रहती है कि हर रोज एक नया विषय हम लें और नए विषय पर बातचीत करें. तो आप सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद. मैं अपनी वेबिनार टीम को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद तो नहीं. डॉक्टर विनीता तुली, डॉक्टर अंजू बजाज, डॉक्टर राघवेंद्र, डॉक्टर बलजीत कौर, डॉक्टर अनुप्रिया अरोड़ा, मानवेंद्र यादव, अमित विश्वकर्मा, आबिद हुसैन और रविंदर पंत. इन लोगों ने हमेशा बेहतर प्रयास किया है और वो लगातार लगे हुए हैं पिछले 1.5 महीने से. 1.5 महीने के समय से रोज एक वेबिनार, कई दिन 3-3 वेबिनार करना आसान काम नहीं है और लोगों को इंगेज रखना और अच्छे वक्ताओं से ढूंढ करके लाना. और मैं धन्यवाद दूंगा अमित विश्वकर्मा को, जिन्होंने नारायण चौधरी जी से संपर्क किया. यद्यपि श्रीधरम जी भी इनको जानते थे, लेकिन संपर्क अमित ने किया, इसलिए उसको भी बहुत धन्यवाद. और श्रीधरम जी, आपके संचालन के लिए आपको भी बधाई. तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी. और एक बार मैं चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैंग्वेज की टेक्नोलॉजी में जो इस्तेमाल पे आपका काम है, उसपे एक भाषा को लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे हम उपयोग करते हैं और शोध में खास करके मैं चाहूंगा एक बार और आपका व्याख्यान अगर आप समय दे सकें तो उस पर कराना चाहूँगा. थैंक यू सो मच. जी बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद. इसी के साथ वेबिनार समाप्त हो रहा है. सर जी, सर एक अनाउंसमेंट है. जी. Good afternoon to everyone. Dear participants, there is an announcement regarding our upcoming 1-week FDP on research methodology, tools and techniques for social sciences, which is MHRD sponsored from June 5th to 11th June. Registrations are opened and the last date for the registration is June 3rd, that is tomorrow.
You can make the payment using Paytm, NEFT, RTGS, IMPS, Bheem, Paytm, etc. Registration fee is ₹500. Interested candidates may apply for the online FDP via Google link, which has been already shared on the chat box, Zoom chat box, and Facebook platform also. You can also visit our official website, that is www.arsgcollege.ac.in, for more updates. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.